नमस्कार दोस्तों, मैं अल्ताफ सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपन लोग क्लास ले रहे हैं, जो आज का अपन का सेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज मैं जो आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं वह है एमपी पीएससी एंड ऑल स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आज पूरा एक ओवरव्यू लेकर चलूंगा कि इसके अंतर्गत क्या प्रोसेसिंग होती है, इसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कितने समय तक धैर्य रखना पड़ेगा और साथ साथ ही हम सब्जेक्टों पर किस प्रकार से कमांड बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीपीएससी या ऑल स्टेट सिविल सर्विसेज की जब मैं बात करूंगा तो इसके साथ साथ जितने भी, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम होते हैं वह अपने आप में एक यूनिक टाइम मांगते हैं, एक निश्चित समय मांगते हैं। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम है उस एग्जाम के लिए एक निश्चित सिलेबस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूंगा कि जो अपना एमपीपीएससी या सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए एक निश्चित समय है। तो मेरा मानना है कि आप जब भी तैयारी प्रारंभ करेंगे तो आप तैयारी का जो एक टाइम ड्यूरेशन होगा, एक निश्चित काल होगा, वह लगभग 10 से 12 मंथ मैं मानता हूं। आप 10 से 12 मंथ में एक अच्छे बेहतर तरीके की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने कई सारे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि उसमें दिया होता है आपका कि 3 महीने में पूरा कोर्स या 6 माह में पूरा कोर्स। मेरा मानना है कि यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपको धैर्य रखने की जरूरत है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम कहलाते हैं कि जो आपसे सबसे ज्यादा पेशेंस मांगते हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जब 10 से 12 माह जब समय आप तय करेंगे, यह एक लंबा समय होता है ना। इसमें आपको बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी सिचुएशनों को फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको मोटिवेट करेंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको डिमोटिवेट करेंगी। लेकिन आपको एक बात यह निश्चित रखना है कि आपको जो आपका टारगेट है, मतलब जो आपका एग्जाम क्वालिफाई का टारगेट है, इसमें लगातार इसका जो एक रूट है, इसमें लगातार आपको चलते रहना है। जैसे आप प्रैक्टिकली तौर पर बात करेंगे, प्रैक्टिकली तौर पर मैं यदि बात करता हूं तो जैसे आपको पता है ये अपना घर है और ये अपनी कॉलेज या कोचिंग है, कुछ भी है, तो आप घर से कोचिंग पर जब जाते हैं तो उसका एक रूट लाइन होता है, उसकी एक सड़क होती है, एक रोड होती है। ठीक है ना, यदि आप इस रोड के माध्यम से जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप कोचिंग या कॉलेज पहुंचेंगे। लेकिन यदि आप इस रूट लाइन से कोई दूसरी रूट लाइन यदि आप तय करते हैं तो कभी भी इस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आपका जो मार्ग है विचलित हो चुका है। पहली बात तो ये, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अपने मार्ग, जो अपना टारगेट है, उसका मार्ग कभी भी विचलित नहीं होना है। दूसरी बात, आपको इस सड़क पर, इस मार्ग पर लगातार कंटिन्यू चलना होगा, लगातार कंटिन्यू चलना होगा। यदि आप इस सड़क पर कंटिन्यू चलते हैं तो आपको आपका टारगेट जरूर मिलेगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप अपने मार्ग पर बीच मार्ग में यदि आप रुक जाते हैं तो कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। यह भी एक आप प्रैक्टिकली बात को समझ जाइएगा। बस अंतर यह होता है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मोटरसाइकिल या कार से पहुंचेगा तो वो फास्ट पहुंच जाएगा, और दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा होता है जो पैदल चलेगा तो वो लेट चलेगा। ठीक है ना, ये बात आपको निश्चित करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। ऐसे एग्जाम आपका एक लंबा समय लेते हैं। इस लंबे समय के दौरान यदि आप एक बार अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो फिर सिलेक्शन दूर नहीं होता है, यदि आप ईमानदारी से काम किए हैं तो। क्योंकि आपको पता है कि
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर से कोचिंग की ओर जाते हैं, बैग लेकर जाएंगे और फिर पुनः घर आएंगे, फिर जाएंगे। आसपास के लोग यही बोलेंगे कि जो हमारे आसपास के जो भी व्यक्ति हैं यही बोलेंगे कि लड़का है लड़की है, एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया करते करते वर्षों बीत जाती है ना, और आप हंसी के पात्र भी होते हैं। लेकिन यदि आप अच्छी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, एक निश्चित समय दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन तय है। यदि आपने तैयारी किया है तो आप कहीं ना कहीं जरूर आप सफलता की ओर जाएंगे। ठीक। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा मानना है कि जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है, तो इसका जो सिलेबस है तो लगभग आपका 1200 घंटे का है। लगभग ये 1200 सेल्फ स्टडी का सिलेबस है। 1200 घंटे की इसमें सेल्फ स्टडी है। ठीक है ना। अब निर्भर करता है कि वह स्टूडेंट, वह कैंडिडेट किस प्रकार से वह अपना शेड्यूल फिक्स करके रखा है। क्योंकि एक कैंडिडेट ऐसा भी हो सकता है जो डेली वो 4 घंटे पढ़ता है। ठीक है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो 6 घंटे पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो 1 घंटे पढ़ते हैं। तो वो आपका डिपेंडेंट करता है कि आप इन 1200 घंटों को ईमानदारी से किस हिसाब से अपने किस प्रकार की डेली लाइफ से तय कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये लगभग 1200 घंटे का आपका क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए और इस टाइम के अकॉर्डिंग और सिलेबस को कवर करिए। अब देखिएगा, इसमें हमारी तैयारी के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं हमें फेस करना पड़ता है। जैसे आप सामाजिक तौर पर देखेंगे तो अपने समाज में अपने आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, है ना। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेशन का काम करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डीमोटिवेट का काम करेंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना है। ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसे आपको इग्नोर करना है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपको समाज में 2 प्रकार से लोग मिलते हैं। एक सफल व्यक्ति मिलता है और दूसरा आपको असफल व्यक्ति मिलता है। कभी भी आप सफल व्यक्ति के पास जाएंगे तो वह सदैव आपको मोटिवेट का काम करेगा, लेकिन जो असफल व्यक्ति होते हैं वह हमेशा आपको डिमोटिवेट का काम करेंगे। क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, तो वह दूसरे के प्रति भी यही हीन भावना रखते हैं कि वह भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं अब आगे आप लोगों को कंटिन्यू थोड़ा सा बात करता हूं। अब आते हैं थोड़ा सा आप लोग सिलेबस की तौर पर। तो आपको एक बात बता दूं कि यदि आप तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं या तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आप एक अपना टारगेट फिक्स करिए और उसमें लगातार आपको चलते रहना है। ठीक है ना। तो आज मैं बात कर रहा थोड़ा सा एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में, और साथ साथ जब मैं सिलेबस का डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को अदर स्टेट का भी सिलेबस क्या करूंगा, कवर करूंगा। ठीक है ना। तो मैं अदर स्टेट का भी सिलेबस आप लोगों को कवर करूंगा। अब इसमें आप लोग देखते हैं तो थोड़ा सा मैं आप लोग को नोटिस दे दूं, इस चीज के बारे में बता दूं कि जो अभी हाल ही में एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, आप लोग को पता है कि थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है एमपीपीएससी 2020 का। ठीक है ना। तो मैं जो एमपीपीएससी का जो 2020 का जो न्यू सिलेबस है उसको मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इसका पीडीएफ की लिंक डली हुई है। तो इसे आप लोग जाकर पीडीएफ की लिंक देख सकते हैं। जो आपका न्यू सिलेबस है उसे आप विधिवत तरीके से पीटी प्लस मेंस का सिलेबस है उसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिएगा, अब मैं आगे की बात करूं तो मैं एमपीपीएससी की बात करूंगा। तो आपको पता है एमपीपीएससी को जो अपना जो एग्जाम होता है 3 फेज पर आपको फेस करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट नंबर आपको बात करूंगा मैं, पीटी प्रीलिम टेस्ट होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका मेंस, और तीसरा नंबर हो जाएगा आपका इंटरव्यू। ठीक है ना। तो 3 आपको टेस्ट इसमें क्वालिफाई करने पड़ते हैं। अब देखिए, जो तैयारी का आपका आधार है तो आपको तैयारी का आधार जो है तो कोई पार्टिकुलर एक टेस्ट को लेके नहीं करना है। मैंने बताया कि जो तैयारी अपनी है लगभग सेल्फ 1200 घंटे की होती है।
और उसमें यदि आप अच्छे से 6 माह से लगभग 10 से 12 माह यदि आप दे रहे हैं तो आपके ये सारे पोर्शन कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि प्री के लिए अलग तैयारी, मेंस के लिए अलग तैयारी, इंटरव्यू के लिए अलग तैयारी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब्जेक्ट पकड़िए, सब्जेक्ट का एक बेस पकड़िए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं सब्जेक्ट पर। जब सब्जेक्ट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब्जेक्ट में कमांड होगी, तो ऑटोमेटिक चाहे वो प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी कभी आप एग्जाम फेस करेंगे, सबसे जो पहला फेस होगा आपका पीटी होगा, ठीक है ना। तो स्वाभाविक रूप से आपको पता है जब तक आपका पीटी क्लियर नहीं होगा तो ये 2 स्टेप का कोई मायने नहीं रखता है। तो थोड़ा सा अपन को फेस करना होगा, उसे पीटी में फेस करना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीपीएससी का जो पीटी है, तो इसके दो पेपर होते हैं, 2 पेपर होंगे, है ना। तो पेपर हो जाएगा पेपर होगा फर्स्ट और पेपर होगा सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है इसके अंतर्गत जीएस होता है, और जो पेपर सेकंड है इसके अंदर होता है सी सेट होता है। क्या होता है? सी सेट होता है। दोनों पेपर में लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स में होता है, मतलब फर्स्ट पेपर 200 नंबर का और सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होता है। ठीक, अब समान तौर पर जो जीएस के अंतर्गत हो, जनरल अवेयरनेस वगैरह, जो जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड पेपर के अंदर जो समान तौर पर आपका थोड़ा सा मैथ होता है, थोड़ा सा रीजनिंग होता है, समान अभिरुचि वगैरह, थोड़ा सा पैसेज वगैरह देखने को होते हैं, जो आपकी मानसिक अभिरुचिता को टेस्ट लेता है, ठीक है ना। अब मैं इसमें से बता दूं कि जो सेकंड पेपर है इसके लिए आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ता है, इसमें कोई भी मेरिट इससे नहीं बनती है। लेकिन जो प्री टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, जो मेरिट आती है, वह आपके पेपर फर्स्ट से, मतलब कि जीएस वाले पेपर से कवर होता है, ठीक है ना। तो ये आपके 2 पेपर होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपको ये पता है कि इसमें समान तौर पर मैथ आती है, समान तौर पर रीजनिंग आती है, समान तौर पर पैसेज वगैरह आते हैं। तो इसे तो जनरली तौर पर 40% मार्क्स तो ला सकते हैं, लेकिन जिससे हमें सिलेक्शन मेंस के लिए पाना है वह आपका होता है पेपर फर्स्ट, जिसमें होता है जीएस। मतलब जो हमें पीटी के लिए तैयारी करना है वह मुख्य रूप से आपको पेपर फर्स्ट के लिए जीएस में कमांड बनाना होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो अब जीएस के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, जो मैंने बताया कि एमपीपीएससी 2020 का जो अभी न्यू सिलेबस अपडेटेड हुआ है, तो मैं न्यू सिलेबस अपडेटेड के अकॉर्डिंग ही आपको जीएस का सिलेबस अभी विस्तृत रूप से बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा कि आपका जीएस के अंतर्गत आपको कवर क्या करना है। तो याद रखिएगा जीएस, अब ये एमपीपीएससी की जीएस की बस मैं बात नहीं कर रहा, मैं ऑल स्टेट के सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं, चाहे वो यूपी का हो या छत्तीसगढ़ का हो या बिहार का हो या एमपी का हो, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं जब सिलेबस की बात करूंगा तो सबसे पहले आपको सिलेबस में जो आपको जीएस के अंतर्गत मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा इतिहास। क्या मिल जाएगा? इतिहास, ठीक। फिर आपको मिलेगा भूगोल, ज्योग्राफी। फिर तीसरा आपको मिल जाएगा अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, याद रखिएगा इसको, अर्थव्यवस्था। चौथा आपको मिल जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक। फिर आपको पढ़ने को मिल जाएगा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक। इसके बाद आपको मिल सकता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। इसके बाद आपको मुख्य रूप से मिलेगा करंट अफेयर्स, और
लास्ट में जो मैं बात करूंगा तो यह आपके अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैं एमपीपीएससी की बात कर रहा तो आपको राज्य का मतलब कि मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, तो याद रखना है एमपी जीके का सिलेबस कवर करना होगा, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से आपका सिलेबस होता है। क्या होता है सिलेबस? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड एमपी जीके। और साथ में मैं बता दूं कि अभी एमपीपीएससी का जो प्री में आपका अधिनियम वगैरह आते थे, लेकिन अब वो सिलेबस से हट चुके हैं। तो साथ में जो बचता है वह कहला जाएगा आपका मिसलेनियस, मतलब कि विविध, जैसे कि स्पोर्ट वगैरह, खेल वगैरह, अवार्ड वगैरह जो है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका मिसलेनियस के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये मुख्य रूप से आपका लगभग सभी स्टेट का प्री का सिलेबस है। केवल आपको याद रखना है कि जब बिहार वाले देंगे तो यहाँ आपको बिहार का समान अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में यदि हो रहा है तो उसका आपका उत्तर प्रदेश के भी बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं केवल जब भी सिलेबस कवर करवाता हूं या कवर करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लासों में, तो याद रखिएगा केवल मैं पीटी की बात नहीं किया। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि जब भी आप कभी तैयारी करिए तो ना ही पीटी को मान के तैयारी करिए, ना ही मेंस को तैयारी मान के करिए। जब भी कोई आप सब्जेक्ट कवर करिए तो सब्जेक्ट को बेस मानिए, सब्जेक्ट को आधार मान के इसके ऑल कॉन्सेप्ट को कवर करिए, तो आपके ऑटोमेटिक प्री या मेंस दोनों कवर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, मतलब मेरे कहने का ये जो सब्जेक्ट हैं आपके ऑल सब्जेक्ट मेंस के अकॉर्डिंग भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंस का भी सब्जेक्ट है, ठीक। तो मतलब ये है कि आप चाहे इतिहास को पीटी में देखिए, मेंस में देखिए, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पीटी के लिए स्पेशल हो जाते हैं और कुछ मेंस के लिए स्पेशल हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, जब मेंस के बारे में बात करेंगे। यहां केवल अपना आधार जो है तो पीटी और मेंस दोनों को मैं इंक्लूड लेके चलता हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कॉमन तरीके पर आप लोगों को बेस्ट से कवर करना है, ठीक। तो मैं अब बात करूंगा इतिहास की। तो इतिहास के अंदर मैं आप लोगों को पता है जनरली तौर पर कि इतिहास को आप लोग मुख्य रूप से 3 भाग पर बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला अपन लोग बांट लेते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा आप लोग मत पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, और लास्ट में आप लोग पढ़ देते हैं आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। लेकिन अब एक बता दूं मैं, जब एमपीपीएससी का जो पुराना सिलेबस था उसमें क्या था आपका मेंस में एक टॉपिक होता था विश्व का इतिहास, लेकिन अब वह सिलेबस से हट चुका है। इसलिए अब चाहे आप इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में चाहे पीटी की बात करिए या मेंस की बात करिए, आपको ये 3 पार्ट ही हिस्ट्री के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। अब इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है आधुनिक इतिहास, क्योंकि लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो आधुनिक इतिहास से ही आते हैं। इसके पश्चात जो सेकेंड पोजीशन पर आता है वो प्राचीन इतिहास आता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपको प्री और मेंस दोनों के लिए कवर करना है। देखिए मैं एक बात बता दूं, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आप सब्जेक्ट को पकड़िए, आपका पीटी और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको अलग से कवर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात करता हूं मैं किसकी, भूगोल की, मतलब कि ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में भी सेम यही पोजीशन है कि ज्योग्राफी को भी आप लोग कितने पार्ट में बांटेंगे। तो ज्योग्राफी को भी आप लोग किस प्रकार से बांटेंगे, जैसे कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी देख सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, और फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए मैं थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग कर दिया, क्योंकि दोनों पार्ट थोड़ा सा अलग होते हैं। वर्ल्ड की बात करूंगा तो वैश्विक इतिहास पर एक मानचित्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आपका फिजिकल ज्योग्राफी है एक सैद्धांतिक सब्जेक्ट है। जो फिजिकल वाला पार्ट है एक सैद्धांतिक है, ये मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको कवर करना है। एक बात मैं आप लोग को और बता दूं कि कभी भी आप ज्योग्राफी पढ़िए, कभी भी आप ज्योग्राफी करिए पकड़िए,
या पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट यदि कवर कर रहे हैं तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, 80% ज्योग्राफी ऐसी है कि जो आपके मैप के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जिसका मैप में कमांड है, जिसका मैपिंग अच्छी है, उसकी ज्योग्राफी अच्छी होगी। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो याद बता दूं, भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसे आप बहुत अच्छे तरह से कवर कर सकते हैं, चाहे वो पीटी के लिए हो या मेंस के लिए हो। फिर आपको मिलेगा भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था बता दूं मैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो आपके बोला जाए तो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा करंट बेस से जो अधिक होते हैं, है ना। मतलब कि जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो तत्कालिक मुद्दे से या फिर करंट डाटा से ज्यादा बनता है। तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखना है कि आपको सैद्धांतिक थ्योरी तो इसकी पढ़नी ही है, सैद्धांतिक जो पुराने क्वेश्चन उनको पढ़ना ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है इकोनॉमी के अंदर कि आपको करंट से अपडेशन बहुत ही जरूरी है। ठीक, अब फिर आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय है ये अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट होता है, एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है ये लगभग पेपर का 30 से 40 मार्क्स कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के अंदर भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जैसे आपको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा और बायो, ये आपका जनरल साइंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। भौतिकी आपका रसायन है और जीव विज्ञान है, इसके अंतर्गत आपको तो ये तो पढ़ना ही है। लेकिन इसी के अंतर्गत प्रौद्योगिकी है, तो प्रौद्योगिकी में आपको मुख्य रूप से कुछ टॉपिक पढ़ने होंगे प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेस टेक्नोलॉजी, क्या पढ़ना पड़ेगा? स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तीसरा नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तीसरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो विज्ञान एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ना। तो इसको भी आपको क्या करना है? कवर करना है। फिर बता दूं मैं, नेक्स्ट जो आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो याद रखिएगा, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है यह लगभग जीव विज्ञान से बिलोंग करता है, बट इसको भी अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम पर आप किसी भी स्टेट का देखिए, यूपीएससी जैसे एग्जामों पर देखेंगे तो इसका भी वेटेज लगभग 20 नंबर का या 15 नंबर का हो सकता है। याद रखिएगा, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें करंट के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे इन्वायरमेंट से कोई भी संबंधित घटना हो, कोई से आयोजन हो, कोई से सबमिट हो, ये बहुत ही ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। फिर आता है करंट अफेयर की, है ना। करंट अफेयर की बात करता हूं मैं, समसामयिक घटनाओं की बात करता हूं। यह आज की डेट में स्टूडेंटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है करंट अफेयर। क्यों? क्योंकि आज का जो एग्जाम पैटर्न हो गया है वह करंट बेस्ड हो चुका है। कोई भी सब्जेक्ट आता है वह करंट से बिलोंग ही सब्जेक्टों के क्वेश्चन बनते हैं। लगभग करंट बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन चुका है। याद रखिएगा, आज की डेट में यदि मैं बात करता हूं तो करंट का इतना ज्यादा महत्व है कि जितना हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उतना कंपटीटर को करंट की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ती ही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो लगभग आपका 20% जो आपके क्वेश्चन है, 20-25% क्वेश्चन है, या फिर 40% तक मैं एवरेजर मान के चलता हूं कि आपका कहां से आता है? करंट से क्वेश्चन आता है। बात समझ में आई ना। लेकिन आपको यहां से एक बात ये याद रखना है कि जो करंट अफेयर सब्जेक्ट है ये बहुत ही वास्ट है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में आपको जनरली तौर पर पता है लगभग 2 वर्ष का करंट अफेयर पूछा जाता है, और 2 वर्ष का करंट अफेयर में बहुत सारा हो जाता है मटेरियल, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, उसमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो मैं आप लोग को एक यूनिक चीज बता दूं कि जो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है, करंट अफेयर वाले पार्ट को आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप लोग डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करता हूं कि कभी भी आप यदि करंट पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमी का अलग करंट पढ़िए, एक अलग से टॉपिक की सब्जेक्ट ही इसको बना लीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर, आप कभी भी इन्वायरमेंट या इकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका एक अलग से टॉपिक बना लीजिए, है ना, उसका एक सब्जेक्ट बेस ही पढ़िए। साइंस एंड टेक का अलग करंट पकड़िए, नेशनल में स्टेट बाय स्टेट अलग करंट पकड़िए, इंटरनेशनल का अलग करंट पढ़िएगा, ठीक है ना। जो मेरे नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें मैं अच्छी विस्तार रूप से आपको करंट के बारे में डिटेल दूंगा कि किस प्रकार से इसको कवर करना है, ठीक। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के बारे में।
देखिएगा, जो आज का एग्जाम का पैटर्न है या फिर जो मेरे एक्सपीरियंस के दौरान जो नेक्स्ट जो एग्जाम अपना एमपीपीएससी का होने वाला है, एमपीपीएससी 2020 होने वाला है, उसमें लगभग लगभग जो एमपी जीके का जो वेटेज होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है इन सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यदि आपने अभी जो 2019 का एमपीपीएससी एग्जाम जो अपने 12 जनवरी 2020 में हुआ है, उसमें आप लोगों ने आंकड़े लगा लिए होंगे कि जो एमपी के क्वेश्चन थे बहुत ही डीप, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज था। तो आपको इस बात को याद रखना है कि मध्य प्रदेश समान अध्ययन में आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसको आप भी, अब इसमें एक बात बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश समान अध्ययन को आप किस प्रकार से कवर करेंगे, जिन प्रकार से आप इन सब्जेक्टों को कवर किए हैं उसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश समान अध्ययन को भी कवर करेंगे। कैसे? जैसे आप स्पेशल तौर पर बता दूं कि यदि आप मध्य प्रदेश समान अध्ययन पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश समान अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की आप राज्य व्यवस्था पढ़िए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का आप ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़िए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का आप अर्थव्यवस्था की बात करिए, मध्य प्रदेश की आप संस्कृति एवं इतिहास की बात करिए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के भी टॉपिक बाय टॉपिक इनको आप विस्तृत रूप से कवर करिए। और साथ में मध्य प्रदेश की जो करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है, जितने भी राज्य से संबंधित जो आपकी मुद्दे हैं, चर्चित मुद्दे हैं, या फिर जितने भी आपका करंट अफेयर, जिस प्रकार से आप नेशनल इंटरनेशनल कवर करते हैं, उसी प्रकार से आपको स्टेट का भी कवर करने की जरूरत है। सेम इसी प्रकार से अदर जो एग्जाम वाले, जो अदर स्टेट वाले जो एग्जाम हैं, उनमें भी इसी प्रकार से उनका स्टेट का समान अध्ययन को कवर करना चाहिए। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश का सिलेबस। तो इस प्रकार से हमें, और बाकी भी जो कुछ छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, उसमें कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होते, उन्हें याद करने वाली चीजें होती हैं, उसको आप लोग मिसलेनियस के रूप में उसको कवर करते हैं। तो ये रहा आपका मुख्य रूप से जो आपका सिलेबस है। अब देखिए, अब जो पढ़ने का आधार होता है, तो पढ़ने का आधार मैंने आप लोग को बताया है कि कभी भी आप उसको पार्टिकुलर पीटी मान के मत पढ़िए और ना ही पार्टिकुलर मेंस मानकर पढ़िए। आप दोनों को कॉम्बो बना के पढ़िए। मतलब कि आपको फोकस करना है सब्जेक्ट पर। किस पर फोकस करना है? सब्जेक्ट पर। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात बता रहा कि यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को उठाए हुए हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट को उठाया आपने पढ़ने के लिए, तो आप ज्योग्राफी को इस प्रकार से कवर करिए, ना ही आप उसे ध्यान दीजिए कि ये पीटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ना ही उसे आप ध्यान दीजिए मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब आप तैयारी प्रारंभ कीजिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप प्रारंभ करते हैं, उसको आप केवल सब्जेक्ट मान के पूरा विस्तृत रूप से उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जब उसमें आपकी कमांड हो जाएगी तो आप में इतनी क्षमता अपने आप में डेवलप हो जाएगी कि आप उसे पीटी और मेंस का जो डिवाइडेशन है, जो दोनों में डिफरेंस है, उसका आपको माइंड के अंदर पता होने लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है ना। अब देखिए, यहां एक बात आपको और निभाना है। अब यहां से जब बात आती है सर पीटी और मेंस में दोनों में डिफरेंस कैसे पता होंगे, तो आपको लगभग लगभग 4 से 5 साल पुराने पे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें आप उठाइए, चाहे वो मेंस का पेपर हो या प्री का पेपर हो। जब प्री और मेंस दोनों को आप देखेंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उस आधार पर आप फिर जब एग्जाम पास आए, जब एग्जाम का टाइमिंग आए, तो आप पीटी के लिए अलग समय फिक्स कर दीजिए और मेंस के लिए अलग समय फिक्स कर दीजिए। अब देखिए, यहां जब मेंस की बात आती है तो यहां एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सर मेंस की लेखन शैली हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए या कब से चालू करना चाहिए। तो मेरा मानना तो यह है कि जब कभी भी आप सब्जेक्ट को चालू करेंगे, पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जब आप उस सब्जेक्ट में जीरो हैं, तो आप प्री की बात करिए, मेंस की बात करिए, आपके लिए सब कुछ भी मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के बारे में जीरो हैं, है ना। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को कवर करिए। जब आप सब्जेक्ट को कवर करेंगे तो आपके अंदर वोकैब आ जाएगा, शब्दावली आ जाएगा, उस सब्जेक्ट के बारे में आपके माइंड के अंदर पूरी थॉट आ जाएगी, कॉन्सेप्ट आएगी, तो आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हल करने में मतलब आपके पास क्षमता होगी। लेकिन जब तक आपके अंदर सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा, सब्जेक्ट की शब्दावली ही अंदर नहीं होगी, तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को कमांड करना है, ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान दीजिए, ठीक। तो ये रहा आपका थोड़ा सा शेड्यूल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को डिस्कस कर दूंगा, जैसे कि
बात आती है कि सर आपने बताया कि 1200 घंटे के अंतर्गत अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, लेकिन मैं एक बात आप लोग को सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, और ये मेरा एक्सपीरियंस ही बोलता है और ये सत्य बात भी है कि देखिए 1200 घंटे किस प्रकार से आपकी, जब आपको एक रूट लाइन पर चलेंगे तब, ऐसा नहीं होता है कि आप कभी इस रूल लाइन पर चल रहे हैं कभी इस रूल लाइन पर पढ़ रहे हैं। मतलब कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक मटेरियल को फिक्स करिए, आप एक मटेरियल को फिक्स करिए, उस मटेरियल का पूरा जो भी आपको बेस्ट मटेरियल लगे, जैसे कि मैं बता दूं थोड़ा सा आप लोग को मटेरियल के बारे में कि आपको मटेरियल किस प्रकार से उठाना है ना। तो सबसे पहले तो बता दूं, जैसे कि आपको हिस्ट्री की बात करूंगा तो हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं, जनरली तौर पर आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, है ना, 11th और 12th की ले लीजिए, और ज्यादा हो तो आप बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा की बुक ले सकते हैं। यदि ज्यादा हो तो बाकी आप 11वीं 12वीं कवर करिए, आपका सब्जेक्ट अच्छा कमांड होगा। अब देखिए मैं यहां थोड़ा सा आप लोग को एक अलग चीज बता दूं, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी के लिए बाध्य नहीं कर सकता, है ना, मेरा जहां तक मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की हमें जरूरत कब पड़ती है, एनसीईआरटी की हमें जरूरत कब पड़ती है, जब हमें कोई भी चीज समझ में ना आए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है ना, कोई भी डिफिकल्ट चीजें होती हैं, उसे हम छोटी कक्षाओं की बुकों से उठाकर उसकी जो सरल लैंग्वेज है उसके द्वारा हम उस चीज को सीखते हैं। लेकिन मेरा मानना यह कि यदि आपके सामने कोई अच्छा आपका कोच है, आपका अच्छा ट्रेनर है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई रेफरेंस बुक या कोई अच्छी बुक से यदि आप सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़नी है। यदि आपको यदि एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लगता है, आपके पास समय बहुत है, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर दूं कि एनसीईआरटी यदि आपको पढ़ना ही है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो इनके कॉन्सेप्ट है, जो इनका कंटेंट है वो एनसीईआरटी में बेस्ट है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा समय का लॉस भी है। यदि आपको अच्छा लगता है, आपके पास समय है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़िए, जितना ही आप पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट होंगे। लेकिन यदि आप समय बचाना चाहते हैं, कम समय में ही कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, तो यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप कवर कर लीजिए। बाकी ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा आप माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी देख लीजिएगा, और आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको शविंदर सिंह की बुक देख लेना चाहिए। इसमें से आपका लगभग ये दोनों सब्जेक्ट बेस्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ये दोनों एक अपने आप में ही बड़े वास्ट सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं बात करूंगा पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए आपको सभी समान तौर पर आपको पता होगा, लक्ष्मीकांत की बुक आप देख सकते हैं बड़े आराम से, उसमें आप फिर इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बात करूंगा इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी को तो पहले बेस आप ले लीजिएगा रमेश सिंह की, लेकिन याद बता दूं मैं कि जो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट होता है, टोटली सब्जेक्ट ये करंट बेस्ड होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको करंट से अपडेट रहना जरूरी है। ये आपका इकोनॉमी का सब्जेक्ट वाला पोर्शन है। फिर मैं बता दूं आप लोगों को, जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यहां आता है थोड़ा सा, वो आता है साइंस एंड टेक का। किसका आता है? साइंस एंड टेक। ठीक है ना? तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो साइंस एंड टेक की अभी तक कोई अच्छी मार्केट में कोई अच्छा पब्लिकेशन बुक नहीं है। याद रखिएगा, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसे सेल्फ किसी बुक से, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आपको साइंस के कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो आप इसे सेल्फ नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें आपको किसी एक टीचर की जरूरत तो जरूर ही पड़ने वाली है। ठीक है ना? दूसरी बात, जो साइंस एंड सब्जेक्ट यदि आपको कवर करना है तो आप 11th और 12th का एनसीईआरटी बुक को कवर कर लीजिए। आपका साइंस वाला पोर्शन, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका कवर हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी का भी कुछ पार्ट आप एनसीईआरटी बुक से जहां भी आपको मिलता है उससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा बात करता हूं मैं किसकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी कोई महत्वपूर्ण बुक तो नहीं है, लेकिन यदि आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके बारे में देखना है तो आप 12th की जो बायो है, इसके जो लास्ट वाले टॉपिक हैं उनको यदि आप कवर कर पा रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर हो जाएगा। यदि इसके बावजूद भी आप कोई यदि बुक लेना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक बहुत ही अच्छी बुक है, जो है आपकी परीक्षावाणी।
परीक्षावाणी, उसे भी आप कवर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा इसमें हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है ना। ये रहे आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है जो ऑल स्टेट में काम आने वाले हैं। फिर एक सब्जेक्ट जो मैं स्टेट की बात करता हूं, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा की बात करूंगा। एमपीपीएससी के लिए आपको जो स्पेशल पढ़ना है वह पढ़ना है आपको एमपी जीके। ठीक है ना। अब देखिए जितने भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो पीटी और मेंस दोनों के हिसाब से भी है, इसी प्रकार से ये भी है। तो याद रखिएगा इसके लिए जो मेरे हिसाब से जो है तो आपकी महेश्वरी की बुक आप देख सकते हैं, जो बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आज का एग्जाम पैटर्न जो क्वेश्चन के जो कंटेंट पर जो मैं बात करूंगा वो महेश्वरी ही अच्छे कंटेंट दे रहा है। दूसरा यदि ज्यादा है तो आप यदि मेंस को यदि इंक्लूड कर रहे हैं तो मेग्रा हिल्स की देख लीजिए। किसकी देख लीजिए? मेग्रा हिल्स की देख लीजिए, और दोनों की इंक्लूड करके पढ़ लीजिए आप, तो आपका लगभग लगभग पीटी और मेंस दोनों कवर हो जाएगा बेस्ट तरीके से। ठीक। अब एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, बचता है जो सबसे जटिल और सबसे समस्या वाला जो सब्जेक्ट है वह है आपका करंट अफेयर। ठीक है ना। जो आज के स्टूडेंटों को सबसे बड़ी चुनौती है। तो करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के जो इस कंपटीशन के दौरान में करंट अफेयर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चीजों मतलब बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, उसे आप रेगुलर, याद रखिएगा रेगुलर उसे आप कवर करिए, करंट अफेयर को आप रेगुलर कवर करिए। इसके बावजूद यदि आपको कोई मटेरियल देखना है तो आप कोई मंथली एक मैगजीन देख सकते हैं, कोई भी एक अच्छी सी मैगजीन आप मंथली देख लीजिए। और टुडे मतलब आप यदि न्यूज़पेपर में समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में सब कुछ आपको प्लेटफॉर्म के अंदर ही, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर बेस्ट से बेस्ट आपको करंट मिलने का मिल रहा है, और उसमें आप कोई एक चैनल को फॉलो कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कोई एक चैनल को ही फॉलो करके उसे रेगुलरिटी उसमें बनाए रखिए, उसकी एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक। मेरे हिसाब से यदि आप कम समय में अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जितना मैंने आप लोगों को कंटेंट और मटेरियल बताया है इतना सफिशियंट है। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी लोगों से आप मिलेंगे वो सब एक अलग से आपको कुछ ना कुछ नया बताएंगे, कुछ नई बुकें बताएंगे, कुछ नया मटेरियल बताएंगे, ये नोट्स बताएंगे, वो नोट्स बताएंगे। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जब से आप तैयारी प्रारंभ करते हैं तो सिलेक्शन के दौरान तक आप देखेंगे कि आपका जो रूम होता है, जो आपका स्टडी रूम होता है वो लगभग लगभग पूरा लाइब्रेरी बन चुकता है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आप पर डे एक बुक दो बुक आप लाते रहते हैं लेकिन उसको आप कवर नहीं करते हैं। एक बता दूं मैं, माइंड को विचलित करने से अच्छा है कि आपके पास जो मटेरियल है उसको आप बेस्ट तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपका उसी में ही सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को आपको जरूर ध्यान देना है। घर में लाइब्रेरी बनाने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। यदि ऐसा होता तो आप देख सकते हैं कि आज के जो भी बंदा 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है तो उसके स्टडी रूम पर पूरा लाइब्रेरी है, लेकिन वह वहीं का वहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि उसने जो समय है उस समय को विचलित करके पूरा बर्बाद कर दिया हुआ है। तो आपको याद रखना कि आप किसी एक मटेरियल पर, एक कंटेंट पर फोकस करिए, उसी पर लगातार आप मेहनत करिए तो आपका कमांड अच्छा हो जाएगा। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं तो एक बार आप किसी क्लास हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या फिर ऑनलाइन क्लास हो, उसे आप कवर करिए। एक बार सिलेबस को आपको टीचर की गाइडलाइन से आपको पढ़ना ही होगा, तभी आपका जो माइंड होता है ना, सुनने में और थोड़ा सा उसको सीन करने में ज्यादा ही वो चीजें माइंड के अंदर जाती हैं। तो एक बार किसी भी सब्जेक्ट को आप, चाहे ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, उसे एक बार आप सब्जेक्ट को टीचर से कवर करिए। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बुक सुटेबल लग रही है, मेरा मानना जो था मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको बेस्ट बुक लग रही है उसे आप कवर करिए। उसको आप कवर करने के बाद फिर एक आप खुद की नोट्स बनाइए। ठीक है ना। नोट्स आपकी तैयारी की सबसे मुख्य चरण है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट का आप कितना भी खाना खाएंगे लेकिन आपका जो पेट की जो भूख की संतुष्टि है संपूर्ण नहीं होगी। इसलिए आपको घर का या खुद का बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा, तभी आप इस चीज से संतुष्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात,
नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरे टाइमिंग आपने क्लासें अटेंड की, इसके बाद आपने बहुत सारी बुकों को भी पढ़ा, है ना। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं आप एक शॉर्ट फॉर्म में एक एकत्रित रूप से रखना ही तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप का पास जब जो आपका एग्जाम है जब वो पास आएगा तो उस टाइम पे आप सारी बुकों को तो नहीं पलटाने वाले हैं, सारी क्लासों को तो नहीं देखने वाले हैं। उस टाइम पे सिर्फ एक ही शार्ट आपकी नोट्स जो है तो काम आएगी, जो आपके लैंग्वेज में होगी, जो आपके लैंग्वेज में होगी, जिस लैंग्वेज में आपने लिखा है वो आपके माइंड में वो चीजें जम जाती हैं। एक महत्वपूर्ण मैं आप लोग को बात बता दूं कि पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो स्टडी साइंस बोलती है, अध्ययन विज्ञान बोलता है कि आप किसी भी चीज को सबसे पहले उसे देखिए, सबसे पहले उसे क्या करिए, देखिए, इसके बाद उसे सुनिए, ठीक है ना। तीसरी बात उसे आप लिखिए और चौथी बात उसके बारे में आप डिस्कशन कर लीजिए। ये 4 चरण के बाद आपको कभी भी वह टॉपिक माइंड से बाहर नहीं जाने वाला, ये मेरा दावा है। बात समझ में आई ना? इतना चीजें आपको करना ही है। दूसरी बात, जब भी आप कभी नोट्स बनाते हैं तो नोट्स अपने लैंग्वेज के हिसाब से ही बनाइए। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको याद रहेंगी। और लिखने का थोड़ा ज्यादा अभ्यास करिए। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसे लिखकर कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़िए। क्यों? क्योंकि खुद की चीजें लिखी हुई हमेशा याद रहती हैं, उस चीज की इमेज आपके माइंड में मतलब लगभग सेव रहती है, जो आपके जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके काम में आएगी। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या किस प्रकार से आपको कंबाइंड करके इसको कवर करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ बातें और बता दूं कि मेरी जो लगातार मैं आज का मैं आप लोग को पूरा एक सेशन के बारे में मैंने आपका पूरा आधार बता दिया है। ये आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ चीजें इसमें हैं, ठीक है ना। अब मैं बता दूं कि जो मेरी नेक्स्ट क्लासें आने वाली हैं वह जीएस की पूरा सिलेबस पीटी प्लस मेंस, पीटी प्लस मेंस का मैं पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूं, ठीक। दूसरी बात, मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पीटी प्लस मेंस का टेस्ट सीरीज, याद रखिएगा, पीटी प्लस मेंस का मैं टेस्ट सीरीज भी कवर करवाऊंगा। पीटी का मैं प्रैक्टिस सेट पूरा आपको जैसे ही मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा या फिर जैसे ही कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उनका मैं ओटी टाइप्स का आपको पीटी के हिसाब से बेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन के साथ मैं टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, ठीक है ना। और इसके पहले मैं पीटी और मेंस का आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ में ही आपको जो करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं यह भी हमारे क्लासों के साथ साथ आप लोग के साथ कवर कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट जो मेरा जो प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। आपका पीटी प्लस मेंस बेस्ट। अब इसमें सिलेबस क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, तो मैं बता दूं इसमें ऑल एग्जाम का मैं जीएस बेस्ट तरीके से डीप तरीके से कवर करने वाला हूं। इसके बाहर से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, बस केवल आपको करंट से अपडेट रहना है, ठीक है ना। और इसके बाद जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, इसके बाद आपको जब सारे क्वेश्चन मिलेंगे फिर आप एग्जाम दीजिए, इसके बाद हमें आप लोग रिजल्ट बता सकते हैं, ठीक। और बता दूं आप लोगों को कि इस तैयारी के दौरान आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह है जो आपको स्वयं करनी होगी, टेस्ट सीरीज की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के बाद आपका ग्राफ किस लेवल पर पहुंचा, आपको यह देखना बहुत ही जरूरी है। तो यह आप अपना ग्राफ चेक करने के लिए आपको टेस्ट मतलब जो क्वेश्चनों को सॉल्व करना एक बहुत ही अहम रोल निभाता है, तो इसको आप लोग जरूर कवर करिएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो मेरे हिसाब से आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। ये मेरा एक आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप्स का वीडियो मैंने इसके बनाया था। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, सबसे पहले कौन सब्जेक्ट उठाना है, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में
कमेंट जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं सब्जेक्ट वही कवर करने वाला हूं जो आपके कमेंट आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट को सबसे ज्यादा, आप लोग सब्जेक्ट को आपको चूज करना है और चूज करके ये बताना है कि आप सबसे पहले हमें किस सब्जेक्ट को कवर करना है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सॉरी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।